कभी रात के अंधेरे में या सुबह की पहली किरण के साथ क्या आपने खिड़की से बाहर देखा है और देखते हुए सोचा है कि ये जो जिंदगी की दौड़ है, ये जो सुबह से शाम तक की भाग दौड़ है, इसका असली मतलब क्या है? हम सब सपने देखते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा घर जिसमें अपनों की हंसी गूंजे, बच्चों की अच्छी परवरिश, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत, कभी कभी बस एक पल सुकून का, भविष्य की किसी चिंता के बिना, एक ऐसी जिंदगी जहां मजबूरी शब्द सिर्फ सुनने में आए, महसूस ना हो। लेकिन अक्सर इन सपनों और हकीकत के बीच एक चीज दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है हर पल, हर सांस के साथ। एक ऐसी चीज जिसके लिए हम अपना आज कुर्बान करते हैं, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक कच्ची पक्की उम्मीद में। क्या ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं या कुछ धातुओं के सिक्कों की खनक? नहीं, यकीन मानिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उम्मीद है, ये गहरा डर है, ये आज़ादी का एहसास है, ये एक अनकहा बंधन है, ये पल भर की खुशी है और कभी कभी अनजाने में ही सही, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण भी बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना और संभालना एक गणित है, कितना निवेश किया, कितना रिटर्न मिला, बजट बनाया, खर्चा कम किया, सब नंबरों का खेल है ना? स्प्रेडशीट, चार्ट, जटिल फॉर्मूले। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पैसे का असली खेल नंबरों से ज्यादा आपके दिमाग में खेला जाता है, फाइनेंस की वो मोटी मोटी किताबें जो हमें फॉर्मूले सिखाती हैं, वो असलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बताती हैं। अगर मैं कहूं कि आप कितना पैसा कमाते हैं या बचाते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, आप उसे महसूस कैसे करते हैं, आपकी भावनाएं आपके बटुए पर कैसे राज करती हैं। ये सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, शायद आप सोचें, भावनाओं का पैसे से क्या लेना देना? हिसाब तो हिसाब होता है, लेना देना है, बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। हम सिर्फ तर्क से नहीं चलते, हम उम्मीदों से चलते हैं, अपने डरों से चलते हैं। कभी लालच हमें खींचता है, कभी दूसरों से अपनी तुलना हमें बेचैन करती है, और हमारी पुरानी यादें, हमारे अनुभव जाने अनजाने हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। और ये सारी चीजें हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर इतना गहरा असर डालती हैं जितना शायद कोई बड़ा मार्केट क्रैश भी ना डाल पाए। आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जो आपको बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट चार्ट से परे ले जाएगा। हम उतरेंगे इंसान के मन की उन गहराइयों में और समझेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे के पीछे की वो सच्चाइयां जो अक्सर हमें बताई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती। हम मॉर्गन हाउसल की इस कमाल की किताब के पन्नों को पलटेंगे, लेकिन सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, हम उन्हें जोड़ेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, अपने आसपास के लोगों के अनुभवों से, उन कशमकशों से जो हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी महसूस करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके बटुए से ज्यादा आपके मन को अमीर बनाने वाला है। ये आपको सिर्फ पैसा बचाना या कमाना नहीं सिखाएगा, ये आपको सिखाएगा कि पैसे के साथ एक बेहतर, एक शांत, एक ज्यादा समझदारी भरा रिश्ता कैसे बनाया जाए। एक ऐसा रिश्ता जो आपको दौलत के साथ साथ सुकून भी दे। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, मान लीजिए 30-35 साल। दोनों एक ही शहर में रहते हैं और दोनों की शिक्षा भी कमोबेश एक जैसी है। लेकिन एक व्यक्ति ने अपना बचपन बेहद गरीबी में देखा है। उसने देखा है कि कैसे घर में एक एक पैसा जोड़कर गुजारा होता था, कैसे माँ को फटे कपड़े सिलकर काम चलाना पड़ता था, कैसे पिताजी ओवरटाइम करके भी महीने के अंत में मुश्किल में पड़ जाते थे, कैसे एक छोटी सी बीमारी भी पूरे घर का बजट हिला देती थी। उसके लिए पैसा सुरक्षा है, भविष्य की गारंटी है, एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना कल का कोई भरोसा नहीं। वो शायद जोखिम लेने से बहुत ज्यादा डरेगा। उसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, सोना, गोल्ड या जमीन जायदाद ही असली दौलत होगी। वो शायद शेयर बाजार को एक खतरनाक जुआ समझेगा जिससे दूर रहना ही बेहतर है। अब दूसरे इंसान को देखिए, उसने बचपन से थोड़ी सहूलियत देखी है। उसके माता पिता शायद नौकरी पेशा थे या छोटा मोटा व्यापार करते थे। घर में पैसों को लेकर उतनी किल्लत नहीं थी। उसने शायद अपने माता पिता को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते देखा हो। उसने देखा है कि पैसा लगाकर और पैसा बनाया जा सकता है। उसके लिए जोखिम लेना डर नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक अवसर है। वो शायद नई टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में, उभरते हुए स्टार्टअप्स में निवेश करने से नहीं हिचकिचाएगा। वो शायद बचत से ज्यादा निवेश पर ध्यान देगा। अब आप बताइए,
इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, कौन ज्यादा समझदार है और कौन बेवकूफ, कौन पैसे को बेहतर समझता है? सच तो ये है कि शायद कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही बताते हैं, नो वंस क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान पैसों से जुड़े फैसले अपने निजी अनुभवों, अपनी पृष्ठभूमि और दुनिया को देखने के अपने नजरिए के आधार पर लेता है। जो चीजें आपने अपनी आंखों से देखी हैं, अपनी जिंदगी में महसूस की हैं, वो आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती हैं। जिस व्यक्ति ने 1930 के दशक की महामंदी का भयावह दौर देखा है, जहां बैंकों पर से लोगों का भरोसा उठ गया था, उसके लिए शायद बैंक में पैसा रखना भी एक बड़ा जोखिम लगे। जिस व्यक्ति ने साल 2000 का .com बबल फटते हुए देखा है, जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रातों रात मिट्टी में मिल गए थे, वो शायद आज भी टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करने से 1000 बार सोचेगा। जिसने 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट झेला है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक दिवालिया हो गए थे, वो शायद रियल एस्टेट या लोन लेने को उतना सुरक्षित नहीं मानेगा जितना पहले के लोग मानते थे। और जो आज की युवा पीढ़ी है, जिसने क्रिप्टो करेंसी का अभूतपूर्व उछाल और फिर भयानक गिरावट देखी है, उनके लिए जोखिम और इनाम के मायने पिछली पीढ़ियों से बिल्कुल अलग होंगे। हम अक्सर दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को बड़ी आसानी से जज कर देते हैं। देखो उसने कितनी बेवकूफ़ी की, सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया, डूब गया। या ये तो बिल्कुल डरपोक है, जरा भी रिस्क नहीं लेता, सारा पैसा एफडी में सड़ा रहा है। लेकिन हम ये भूल चाहते हैं कि उनका सच हमारे सच से बिल्कुल अलग हो सकता है। उनके जीवन के अनुभव, उनके मन में बैठे डर, उनकी भविष्य की उम्मीदें हमसे एकदम जुदा हो सकती हैं। क्या आपने कभी अपने माता पिता या दादा दादी को यह समझाने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना एक अच्छा विकल्प है, और बदले में उन्होंने आपको समझाया है कि जमीन या सोना ही असली और सुरक्षित निवेश है? यह अक्सर सिर्फ पीढ़ी का अंतर नहीं होता, यह अनुभवों का अंतर होता है। उन्होंने दुनिया को एक अलग दौर में, अलग परिस्थितियों में देखा और समझा है, और आप एक बिल्कुल अलग माहौल में जी रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह तर्कसंगत हो सकते हैं, भले ही पूरी तरह तार्किक ना हो। इसलिए पैसे के मनोविज्ञान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है सहानुभूति और आत्मजागरूकता। दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को तुरंत गलत ठहराने के बजाय उनके नजरिए और उनकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें, और ठीक इसी तरह अपने खुद के फैसलों पर भी गौर करें। क्या वो सिर्फ ठंडे तर्क पर आधारित हैं, या आपके अतीत के अनुभव, आपके डर या आपकी अधूरी ख्वाहिशों के साए उन पर पड़ रहे हैं? क्या आप किसी पुराने बुरे अनुभव के डर की वजह से आज कोई अच्छी निवेश की अवसर गंवा रहे हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पिछली सफलता के नशे में आप जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं और अनावश्यक जोखिम ले रहे हैं? अपनी मनी स्टोरी, यानी पैसे से जुड़ी आपकी अपनी कहानी, आपके अपने विश्वासों को समझना, पैसे के मनोविज्ञान को समझने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। हम सब इंसान हैं, और हम सबको अपनी कामयाबी का श्रेय लेना बहुत अच्छा लगता है ना? मैंने कड़ी मेहनत की, मैंने सही समय पर सही फैसले लिए, मैंने स्मार्ट तरीके से काम किया, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मेहनत, लगन और समझदारी बेहद जरूरी हैं। इनके बिना सफलता मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या सफलता सिर्फ हमारी मेहनत और समझदारी का नतीजा है? जरा सोचिए, बिल गेट्स, एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने कड़ी मेहनत की, जिनके पास एक दूरदर्शी सोच थी, लेकिन क्या आप जानते हैं वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जिसके पास उस जमाने में 1960 के दशक में एक कंप्यूटर था। ये सरासर भाग्य की बात थी, एक संयोग। अगर वो उस विशेष स्कूल में ना होते तो क्या माइक्रोसॉफ्ट उसी तरह उतनी ही जल्दी बनता? शायद बनता, शायद नहीं बनता। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। मॉर्गन हाउसल एक और उदाहरण देते हैं केंट इवांस का, जो गेट्स के बचपन के दोस्त थे और कंप्यूटर में उतने ही या शायद गेट्स से भी ज्यादा प्रतिभाशाली थे। लेकिन स्कूल के दिनों में ही पहाड़ चढ़ते हुए एक दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक जोखिम, रिस्क जो अप्रत्याशित था। हम अक्सर अपनी जिंदगी में और खासकर पैसों के मामले में भाग्य और जोखिम के प्रभाव को बहुत कम आंकते हैं या पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। जोखिम सिर्फ वो नहीं होता जो हम जानबूझकर लेते हैं, जैसे किसी खास स्टॉक में पैसा लगाना। जोखिम वो अनदेखी, अनियंत्रित घटनाएं भी हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं।
अचानक आई कोई गंभीर बीमारी, कोई अप्रत्याशित दुर्घटना, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप, अर्थव्यवस्था का अचानक मंदी में चले जाना, एक वैश्विक महामारी जैसा कि हम सबने हाल ही में कोविड-19 के रूप में अनुभव किया। ये चीज़ें हमारी बेहतरीन योजनाओं, हमारी सालों की कड़ी मेहनत, हमारी गहरी समझदारी, सब पर एक झटके में पानी फेर सकती हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने जीवन में सब कुछ सही किया, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पाई, अनुशासित तरीके से बचत की, और फिर अचानक परिवार में आई एक मेडिकल इमरजेंसी ने उनकी सालों की जमा पूंजी खत्म कर दी? क्या किसी ऐसे उद्यमी को देखा जिसका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार सरकार की एक बदली हुई नीति की वजह से रातों रात ठप हो गया? इसमें निश्चित रूप से उनकी कोई गलती नहीं थी। ये जोखिम का एक क्रूर रूप था जो अनदेखा और अनियंत्रित था, और ठीक इसी तरह भाग्य भी चुपचाप अपना काम करता रहता है। सही समय पर सही जगह पर होना, किसी ऐसे इंसान से अचानक मिल जाना जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे, कोई ऐसा निवेश जो आपने यूं ही कर दिया था और वो तुक्के में चल गया और आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा दे गया। हम इसे मानना चाहें या ना चाहें, भाग्य हमारी वित्तीय यात्रा में एक बहुत बड़ी, अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम मेहनत करना छोड़ दें और सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है विनम्रता अपनाना, अपनी सफलताओं में भाग्य की भूमिका को स्वीकार करना। इससे आप जमीन से जुड़े रहेंगे, आप जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचेंगे, जो अक्सर खतरनाक फैसलों की ओर ले जाता है। और जब आप दूसरों को असफल होते देखेंगे तो उन्हें कमजोर या बेवकूफ समझकर जज करने के बजाय थोड़ी सहानुभूति दिखा पाएंगे। शायद वो आपसे कम काबिल नहीं थे, बस थोड़े कम भाग्यशाली थे उस विशेष परिस्थिति में। इसका मतलब है जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना, क्योंकि हम भाग्य को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम जोखिम के प्रभाव को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। सही बीमा खरीदना, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, एक आपातकालीन निधि बनाना जिसमें कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों जितना पैसा हो, अपने निवेशों को अलग अलग जगहों पर बांटना, यानी सारा पैसा एक ही जगह ना लगाना, ऐसे फैसले लेना कि अगर कुछ बहुत गलत हो भी जाए तो आप पूरी तरह बर्बाद ना हो, आप खेल में बने रहें, यानी बने रहने, सर्वाइवल पर ध्यान केंद्रित करना। हमेशा याद रखिए, दुनिया जितनी हमें अनुमानित लगती है उतनी है नहीं। भाग्य और जोखिम हमेशा पर्दे के पीछे अपना खेल खेलते रहते हैं। उनका सम्मान करना, उन्हें स्वीकार करना और उनके हिसाब से अपनी योजना बनाना पैसे के मनोविज्ञान का दूसरा जरूरी सबक है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। रजत गुप्ता, एक ऐसा नाम जो कभी भारतीय प्रतिभा और वैश्विक सफलता का प्रतीक माना जाता था। आईआईटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्मों में से एक मैकिन्से के सीईओ बने, गोल्डमैन सैक्स और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी दिग्गज कंपनियों के बोर्ड में शामिल थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसका शायद हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं। बेशुमार पैसा, जबरदस्त ताकत और दुनिया भर में इज्जत। उनकी नेटवर्थ करोड़ों डॉलर में थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें यह पर्याप्त नहीं लगा। उन्हें और चाहिए था, हमेशा और। इतना और कि इस चाहत ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, यानी कंपनी की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से शेयर बाजार में पैसा कमाया। नतीजा, उन्हें जेल हुई। उनकी सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो कुछ उन्होंने हासिल किया था वो सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। यह बेशक एक चरम एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन यह एक बहुत बड़े और आम मानवीय सच की तरफ इशारा करता है। लक्ष्य का खिसकते जाना, द गोल पोस्ट कीप्स शिफ्टिंग। हमें अक्सर लगता है बस एक बार इतनी तनख्वाह हो जाए फिर जिंदगी सेट है, या बस ये वाला प्रमोशन मिल जाए फिर सारी चिंता खत्म, या बस इतना पैसा बैंक में आ जाए फिर मैं सुकून से जीऊंगा। और फिर वो लक्ष्य हासिल हो जाता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते शायद बहुत अच्छा लगता है, एक उपलब्धि का एहसास होता है, लेकिन फिर बहुत जल्द ही वो पर्याप्त नहीं लगता। दिमाग में एक नया, उससे बड़ा लक्ष्य आ जाता है। उससे बड़ी कार, उससे बड़ा घर, बैंक में और ज्यादा जीरो। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल या हेडोनिक अनुकूलन कहते हैं। हम खुशी के पीछे एक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं। जैसे ही हम किसी लक्ष्य तक पहुंचकर खुशी महसूस करते हैं,
हमारा दिमाग बहुत जल्दी उस नए स्तर का आदी अडेप्ट हो जाता है और फिर उसी स्तर की खुशी पाने के लिए हमें कुछ और नया, कुछ और बड़ा चाहिए होता है। हम हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन खुशी का स्तर वापस बेसलाइन पर आ जाता है। आप खुद अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए। जब आपकी पहली नौकरी लगी थी और पहली तनख्वाह हाथ में आई थी, चाहे वो कितनी भी कम क्यों ना रही हो, याद है कितनी ज्यादा खुशी हुई थी? शायद आपने सोचा होगा, वाह, इतने सारे पैसे, अब मैं ये खरीदूंगा, वो करूंगा। आज संभव है कि आप उस पहली तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हों, लेकिन क्या हर महीने तनख्वाह आने पर आपको वैसी ही तीव्र खुशी महसूस होती है? या अब आपकी नज़र उस अगले प्रमोशन पर, उस अगले बड़े इंक्रीमेंट पर है, जो आपको लगता है कि आपको आखिरकार वो संतुष्टि और खुशी देगा जिसकी आपको तलाश है? इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कारण है सामाजिक तुलना। हम अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी संपत्ति को अकेले में निरपेक्ष रूप से नहीं आंकते, हम अनजाने में ही सही उसे हमेशा दूसरों के मुकाबले में आंकते हैं। मेरे दोस्त ने नई बड़ी कार ले ली तो अचानक मुझे अपनी पुरानी कार छोटी और बेकार लगने लगती है, भले ही वो बिल्कुल ठीक चल रही हो। मेरे रिश्तेदार ने मुझसे बड़ा घर बना लिया तो मुझे अपने आरामदायक घर में घुटन महसूस होने लगती है। और आज के दौर में सोशल मीडिया ने तो इस तुलना की आग में घी डालने का काम किया है। हम अब सिर्फ अपने जान पहचान वालों से ही तुलना नहीं करते, हम दुनिया भर के लोगों की जिनसिन बहावे तैरी की गई हाईलाइट रील देखते हैं। उनकी शानदार छुट्टियां, उनकी लग्जरी खरीदारियां, उनके परफेक्ट दिखने वाले जीवन, और हमें लगने लगता है कि हम कितने पीछे रह गए हैं, हमारी जिंदगी कितनी साधारण और उबाऊ है। ये और की चाहत बेहद खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। आप कितना भी कमा लें, कितना भी हासिल कर लें, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमाने वाला होगा, हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा महंगी चीजें इस्तेमाल करने वाला होगा, आपसे ज्यादा आलीशान जिंदगी जीने वाला होगा। अगर आप इस तुलना के खेल में फंस गए तो आप कभी भी पर्याप्त महसूस नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा एक मानसिक बेचैनी में रहेंगे, हमेशा अतृप्त, डिससैटिस्फाइड रहेंगे, चाहे आपके बैंक खाते में कितने भी पैसे क्यों ना हों। शायद रजत गुप्ता ने इतना बड़ा, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाने वाला जोखिम इसीलिए लिया क्योंकि वो अपने आसपास के अरबपतियों से खुद की तुलना कर रहे थे। उन अरबपतियों के सामने उन्हें अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति भी शायद कम लग रही थी, अपर्याप्त लग रही थी। तो इस अंतहीन दौड़ का, इस अतृप्ति के जाल का समाधान क्या है? समाधान है अपने पर्याप्त को परिभाषित करना, यह गहराई से समझना और स्वीकार करना कि पैसा जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक साधन, टूल है, अपने आप में एक मंजिल, गोल नहीं। असली मंजिल है एक अच्छी, संतुलित, शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण जिंदगी जीना। और उस जिंदगी के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से कितने पैसे की जरूरत है, कितना पैसा आपके लिए पर्याप्त है, यह आपको खुद तय करना होगा, ईमानदारी से, अपनी जरूरतों और मूल्यों के आधार पर, ना कि दूसरों को देखकर या समाज के दबाव में आकर। यह कहना आसान है, करना मुश्किल। इसके लिए आत्ममंथन चाहिए, इसके लिए वर्तमान में जीने और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होने यानी संतोष का अभ्यास करना पड़ता है। यह समझना पड़ता है कि जीवन की बहुत सी अनमोल चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे सुकून भरी रात की नींद, एक तनाव मुक्त मन, सच्चे और प्यार भरे रिश्ते, अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया क्वालिटी समय, अपनी सेहत। जब आप अपना पर्याप्त परिभाषित कर लेते हैं तो आप इस अंधी दौड़ से बाहर निकलने का पहला कदम उठाते हैं। आप सामाजिक तुलना के अनावश्यक दबाव से काफी हद तक मुक्त हो जाते हैं। आप ऐसे बड़े और मूर्खतापूर्ण जोखिम लेने से बच जाते हैं जो आपकी बनी बनाई जिंदगी और आपकी मानसिक शांति को तबाह कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप किसी और से आगे निकलना चाहते थे। पैसे के मनोविज्ञान का तीसरा सबक, जाने कि कब रुकना है। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझें। अपने लिए पर्याप्त, इनफ की एक यथार्थवादी परिभाषा बनाएं। यह आपको सिर्फ वित्तीय बर्बादी से ही नहीं बचाएगा, यह आपको एक ज्यादा खुशहाल, ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा अर्थपूर्ण जिंदगी जीने में मदद करेगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कथित तौर पर कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है, जो नहीं समझता वह इसका भुगतान करता है। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। यह अवधारणा सुनने में बहुत सरल लगती है,
आपके पैसे पर जो ब्याज या रिटर्न मिलता है वो आपके मूलधन में जुड़ जाता है और फिर अगली बार आपको मूलधन और उस कमाए हुए ब्याज दोनों पर ब्याज मिलता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। समय के साथ यह एक जादू की तरह काम करता है। छोटे छोटे नियमित निवेश भी लंबे समय में आश्चर्यजनक रूप से बड़े बन जाते हैं। दुनिया के सबसे सफल और सम्मानित निवेशक वॉरेन बफे को ही देख लीजिए। उनकी संपत्ति का लगभग 99% हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद बना है और उनकी संपत्ति का 97% से भी ज्यादा हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बना है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो शुरू से ही कोई असाधारण चमत्कारी निवेशक थे जिन्होंने हर साल बाजार को मात दी? हाँ, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे और समझदार निवेशक थे, लेकिन उनकी असली महाशक्ति, सुपर पावर, क्या थी जिसने उन्हें इतना अमीर बनाया? उनकी महाशक्ति थी उनका धैर्य और उनकी निरंतरता। उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया, लगभग 10 साल की उम्र से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बाजार में दशकों तक टिके रहे, 75 साल से भी ज्यादा समय तक निवेश करते रहे। वो बीच बीच में आने वाले बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं। उन्होंने पैनिक में आकर अपने निवेश बेचे नहीं। उन्होंने चक्रवृद्धि को अपना काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया। हम में से ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग की गणितीय शक्ति को समझते हैं। हम चार्ट देख सकते हैं, एक्सेल शीट पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10,000 रुपये महीने की SIP 20-30 साल में कितनी बड़ी रकम बन सकती है। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक पहलू, उसे अमल में लाना, वही सबसे मुश्किल हिस्सा है। कंपाउंडिंग का असली जादुई असर दिखने में सालों बल्कि दशकों लग जाते हैं। शुरुआती सालों में वृद्धि बहुत धीमी, लगभग उबाऊ लगती है और हम इंसान धैर्य रखने में बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारी प्रकृति है कि हमें तुरंत परिणाम चाहिए, हमें जल्दी नतीजे देखने की आदत है। आज निवेश करें, कल मुनाफा दिखना चाहिए। सोचिए, आपने बड़े उत्साह के साथ एक म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की। पहले साल के अंत में आपने अपना स्टेटमेंट देखा, लगा कि कुछ खास तो बढ़ा नहीं। दूसरे साल देखा, थोड़ा और बढ़ा, पर उतना नहीं जितनी उम्मीद थी। तीसरे साल शायद बाजार में गिरावट आ गई और आपका लगाया हुआ पैसा भी कम हो गया। ऐसे में मन में क्या विचार आएंगे? यार, इससे अच्छा तो बैंक FD में ही रख देता, कम से कम गारंटी तो थी। या लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, अपना पैसा निकाल लेना ही बेहतर है। यही अधीरता, यही तुरंत परिणाम की चाहत कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो जो चमत्कारी दिखने वाला घातीय वक्र हम ग्राफ में देखते हैं, जिसमें पैसा आखिर में रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए सालों का, दशकों का अटूट धैर्य चाहिए। बीच में आने वाले अनगिनत उतार चढ़ावों को शांत रहकर झेलने की हिम्मत चाहिए। अपने निवेश पर और उससे ज्यादा समय की ताकत पर भरोसा रखना पड़ता है और यहीं पर मनोविज्ञान हावी हो जाता है। क्या आप थोड़े समय के शोर और अस्थिरता को नजरअंदाज करके अपने लंबी अवधि के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं? क्या आप बाजार के रोजाना के उतार चढ़ाव को देखकर बेचैन होने के बजाय शांति से अपनी जिंदगी जी सकते हैं? क्या आप इस उबाऊ लगने वाली धीमी प्रक्रिया पर सालों तक भरोसा बनाए रख सकते हैं? लोग अक्सर पूछते हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड कौन सा है? अगला मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा बनेगा जो मेरे पैसे को दोगुना तिगुना कर दे? वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी अमीर बनने का तरीका खोजते हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि लगातार कई सालों तक ठीक ठाक या औसत से थोड़ा बेहतर रिटर्न कमाना, कुछ सालों में शानदार या असाधारण रिटर्न कमाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ रणनीति है। क्योंकि शानदार रिटर्न अक्सर बड़े जोखिम के साथ आते हैं और अगर वो जोखिम गलत पड़ गया तो आप खेल से ही बाहर हो सकते हैं। और ये कंपाउंडिंग का सिद्धांत सिर्फ पैसे पर ही लागू नहीं होता, ये जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। ज्ञान में, कौशल में, रिश्तों में। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना या सीखना, रोज थोड़ा अभ्यास करना, रोज अपने रिश्तों को थोड़ा समय और ध्यान देना। शुरू में शायद इसका कोई बड़ा असर ना दिखे, बिल्कुल उबाऊ लगे, लेकिन लंबे समय में इन छोटी छोटी निरंतर कोशिशों का मिला जुला असर कमाल का होता है, आपकी कल्पना से भी ज्यादा। पैसे के मनोविज्ञान का चौथा सबक, चक्रवृद्धि की गणितीय शक्ति को समझें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसके लिए आवश्यक धैर्य, पेशेंस और निरंतरता को अपने व्यवहार में लाना। छोटे समय के परिणामों या उतार चढ़ाव से प्रभावित होकर अपने रास्ते से न भटकें। लंबी अवधि के लिए निवेश करें, अपने पैसे में, अपने ज्ञान में, अपने कौशल में और अपने रिश्तों में।
शुरुआत धीमी और उबाऊ लग सकती है, लेकिन अंत में मिलने वाले परिणाम असाधारण होंगे। पैसा कमाना और कमाए हुए पैसे को संभाल कर रखना और बढ़ाना, यानी अमीर बने रहना, ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, जिनके लिए बिल्कुल अलग तरह की मानसिकता और कौशल की जरूरत होती है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यहीं पर बड़ी गलतियां हो जाती हैं। पैसा कमाने के लिए, खासकर जल्दी या ज्यादा पैसा कमाने के लिए, आपको शायद थोड़ा जोखिम उठाना पड़े। आपको आशावादी होना पड़ेगा, अपने आइडिया या अपनी काबिलियत पर भरोसा दिखाना पड़ेगा। शायद आपको एक बड़ा दांव लगाना पड़े जो चल जाए। शायद आपको बाजार की टाइमिंग का अंदाजा लगाने की कोशिश करनी पड़े। आपको साहसिक कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप पैसा कमा लेते हैं तो उसे बनाए रखने के लिए आपको बिल्कुल विपरीत गुणों की जरूरत पड़ सकती है। अमीर बने रहने के लिए जोखिम लेने से ज्यादा जरूरी है जोखिम से बचना। आशावादी होने से ज्यादा जरूरी है थोड़ा सा निराशावादी होना, यानी यह सोचना कि क्या क्या गलत हो सकता है और उसके लिए तैयार रहना। आत्मविश्वास से ज्यादा जरूरी है विनम्रता, यानी यह याद रखना कि जो चीज ऊपर गई है वो नीचे भी आ सकती है और आप हमेशा सही नहीं हो सकते। अमीर बने रहने का सीधा सा मतलब है उत्तरजीविता, खेल में टिके रहना। इसका मतलब है कि आप कोई ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी या अनावश्यक जोखिम ना लें जो आपको खेल से ही बाहर कर दे, आपकी सारी पूंजी डुबो दे। आपको हमेशा अपने पास इतनी पूंजी या नकदी बनाकर रखनी है कि आप बाजार के बड़े उतार चढ़ाव या जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं को झेल सकें, बिना मजबूरी में अपने अच्छे निवेशों को नुकसान में बेचें। आपको अपनी साख बचानी है। आपको उस और वाली कभी ना खत्म होने वाली चाहत वाली भावना से बचना है जो आपको अनावश्यक और बड़े जोखिम लेने पर मजबूर कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। इतिहास ऐसे अनगिनत लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत तेजी से पैसा कमाया और फिर उतनी ही या उससे भी ज्यादा तेजी से उसे गंवा दिया। लॉटरी जीतने वाले जो कुछ ही सालों में वापस पहले जैसी या उससे भी बदतर आर्थिक स्थिति में पहुंच गए। शेयर बाजार के जादूगर माने जाने वाले लोग जिन्होंने एक गलत दांव में अपनी सारी कमाई और दूसरों का पैसा डुबो दिया। मशहूर खिलाड़ी जिन्होंने अपने करियर में करोड़ों कमाए पर रिटायरमेंट के बाद दिवालिया हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर उनके पास पैसा कमाने का कौशल, शायद भाग्य, जोखिम लेने की क्षमता या कोई विशेष प्रतिभा तो था, लेकिन पैसा बनाए रखने का कौशल, जिसमें अनुशासन, धैर्य, थोड़ा डर, विनम्रता और दूरदर्शिता शामिल है, उनके पास नहीं था। वो सफलता के नशे में चूर होकर भूल गए कि जिस जोखिम ने उन्हें अमीर बनाया वही जोखिम उन्हें बर्बाद भी कर सकता है अगर उसे सही ढंग से प्रबंधित ना किया जाए। हम अक्सर उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाया। उनकी फ्लैशी लाइफस्टाइल, उनकी बड़ी गाड़ियां, उनके आलीशान घर हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें उनसे ज्यादा उन लोगों से सीखना चाहिए जिन्होंने सालों, दशकों तक अपनी संपत्ति को न सिर्फ बनाए रखा है बल्कि धीरे धीरे बढ़ाया भी है। फिर से वॉरेन बफे और उनके पार्टनर चार्ली मंगर का उदाहरण लें। उन्होंने हर साल कोई जादुई असाधारण रिटर्न नहीं कमाए, लेकिन उन्होंने लगातार ठीक ठाक औसत से बेहतर रिटर्न कमाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कभी कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होने दिया जिससे वो उबर ना पाए। उनका ध्यान हमेशा बड़े मुनाफे से ज्यादा पूंजी की सुरक्षा और खेल में बने रहने पर रहा है। तो इसका व्यावहारिक सबक क्या है? सबक है हमेशा सुरक्षा का अंतर रखना। अपनी योजनाओं में, अपने निवेशों में, अपने बजट में हमेशा गलती की या चीजों के उम्मीद के मुताबिक न जाने की थोड़ी गुंजाइश, बफर रखें। अगर आपको लगता है कि आप किसी निवेश से आसानी से 12% सालाना रिटर्न कमा सकते हैं, तो अपनी योजना बनाते समय 9% या 10% का ही अनुमान लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपका महीने का जरूरी खर्चा 50,000 रुपये है, तो आपातकालीन निधि बनाते समय या बजट बनाते समय थोड़ा अतिरिक्त बफर रखें। अगर आपको गणितीय रूप से लगता है कि आपको रिटायरमेंट के लिए X करोड़ रुपए चाहिए, तो अपना लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ाकर X+Y करोड़ रखें, ताकि अगर रिटर्न उम्मीद से कम मिले या महंगाई ज्यादा बढ़ जाए तो भी आप सुरक्षित रहें। पैसे के मनोविज्ञान का 5वां सबक, पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग अलग कलाएं हैं जिनके लिए अलग मानसिकता चाहिए। अमीर बने रहने के लिए आशावाद से ज्यादा विनम्रता, बड़े रिटर्न से ज्यादा निरंतरता और जोखिम लेने से ज्यादा बर्बादी से बचने पर ध्यान केंद्रित करें। सर्वाइवल यानी खेल में टिके रहना ही कुंजी है।
कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए आपको लंबे समय तक खेल में बने रहना होगा। आपने शायद आंकड़ों में लॉन्ग टेल या लंबी पूंछ की अवधारणा के बारे में सुना होगा। इसका मूल रूप से मतलब होता है कि किसी भी वितरण में ज़्यादातर घटनाएं या परिणाम औसत के आसपास ही होते हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी घटनाएं ऐसी होती हैं जो औसत से बहुत ज़्यादा दूर, यानी वितरण के किनारों पर उस लंबी पूंछ में होती हैं। ये चरम घटनाएं होती हैं निवेश की दुनिया में और शायद जीवन में भी। ये टेल्स ही अक्सर सब कुछ तय करती हैं। औसत उतना मायने नहीं रखता जितना ये चरम घटनाएं रखती हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वेंचर कैपिटल उद्योग में, जो कि शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, ज़्यादातर निवेश या तो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं या बस थोड़ा बहुत ही रिटर्न देते हैं। 80-90% कंपनियां शायद डूब जाती हैं, लेकिन कुछ गिने चुने निवेश बस मुट्ठी भर इतने असाधारण रूप से सफल होते हैं, 100 गुना, 1000 गुना या उससे भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं कि वो अकेले ही बाकी सारे विफल निवेशों के नुकसान की भरपाई करके भी पूरे पोर्टफोलियो को ज़बरदस्त मुनाफे में ले आते हैं। ये हैं सकारात्मक टेल इवेंट्स, और ये सिर्फ वेंचर कैपिटल में ही नहीं होता, शेयर बाजार में भी कमोबेश ऐसा ही होता है। पिछले कई दशकों का अगर आप विश्लेषण करें तो पाएंगे कि बाजार का अधिकांश कुल रिटर्न कुछ गिने चुने सुपरस्टार स्टॉक्स जैसे एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट की वजह से आया है। ज़्यादातर स्टॉक या तो औसत प्रदर्शन करते हैं या खराब। इसी तरह बाजार का अधिकांश रिटर्न कुछ बहुत अच्छे दिनों में केंद्रित होता है। अगर आप किसी कारणवश बाजार के वो कुछ सबसे अच्छे दिन चूक जाते हैं, शायद आप डरकर बाजार से बाहर निकल गए थे, तो आपका लंबी अवधि का कुल रिटर्न नाटकीय रूप से कम हो जाता है। और ठीक इसी तरह नकारात्मक पक्ष पर भी टेल इवेंट्स होते हैं। बड़े बाजार क्रैश जैसे 1957, 2000, 2008, 2020, ब्लैक स्वान घटनाएं, यानी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था और जिनका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसी बड़ी और स्थापित मानी जाने वाली कंपनी का अचानक दिवालिया हो जाना। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से औसत सोचने के लिए बना है। हम रैखिक रूप से सोचते हैं चीजें धीरे धीरे बदलेंगी, लेकिन दुनिया और खासकर वित्त की दुनिया अक्सर गैर रैखिक तरीके से चलती है। चीजें अक्सर धीरे धीरे नहीं बदलती, वो अचानक से तेजी से बदलती है। यहाँ अक्सर पावर लॉ वितरण काम करता है, सामान्य बेल कर्व नहीं। यानी कुछ चीजों का प्रभाव बाकी सब चीजों के मिले जुले प्रभाव से कहीं ज्यादा होता है। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ कौन से थे? क्या वो रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाएं थीं, या कुछ गिने चुने बड़े फैसले, कुछ गिने चुने अवसर, कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी? ज्यादातर समय जिंदगी शायद एक औसत गति से चलती है, लेकिन कुछ क्षण या घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव अनुपातहीन रूप से बहुत बड़ा होता है। वित्त में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस टेल इवेंट्स की सच्चाई का हमारे लिए, एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? विविधीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पहले से नहीं जान सकते कि अगला सुपरस्टार स्टॉक कौन सा होगा या कौन सी अच्छी दिखने वाली कंपनी अचानक डूब जाएगी। अपने निवेश को अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर और शायद अलग अलग एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड में बांटकर हम सकारात्मक टेल इवेंट्स, कोई एक स्टॉक बहुत ज्यादा चल गया, का फायदा उठाने की संभावना बढ़ाते हैं, और नकारात्मक टेल इवेंट्स, कोई एक स्टॉक या सेक्टर डूब गया, के बुरे प्रभाव को अपने कुल पोर्टफोलियो पर सीमित करते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। वो सुपरस्टार स्टॉक कब चलेंगे या बाजार के वो सबसे अच्छे दिन कब आएंगे, यह कोई भी निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए बाजार में लंबे समय तक बने रहना जरूरी है, ताकि जब वो अच्छे दिन या अच्छे स्टॉक का समय आए तो आप उस मुनाफे का हिस्सा बन सकें। बाजार से अंदर बाहर करने की कोशिश अक्सर नुकसानदायक होती है। अक्सर गलत होना ठीक है। अगर आपका कुल निवेश पोर्टफोलियो लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो यह पूरी तरह से सामान्य और अपेक्षित है कि उसमें शामिल कुछ निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे होंगे या शायद नुकसान में भी होंगे। दुनिया के सबसे अच्छे निवेशक भी अपने निवेश निर्णयों की संख्या के मामले में सही होने से ज्यादा बार गलत होते हैं, लेकिन उनके कुछ सही निर्णय विंस इतने बड़े होते हैं कि वो उनके सभी गलत निर्णयों की भरपाई करके भी शानदार मुनाफा दे जाते हैं। इसलिए पूर्णता की उम्मीद न रखें, चरम सीमाओं को स्वीकार करें। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की चरम घटनाओं की संभावना को
कभी कम मत आंकिए। उनके लिए योजना बनाएं, जैसे कि सुरक्षा का अंतर रखना, आपातकालीन निधि बनाना, जरूरत से ज्यादा कर्ज ना लेना। उम्मीद सर्वश्रेष्ठ की करें, लेकिन तैयारी सबसे बुरे के लिए भी रखें। पैसे के मनोविज्ञान का छठा सबक, दुनिया औसत से नहीं, टेल्स यानी चरम सीमाओं से चलती है। आपके निवेश और शायद जीवन के भी परिणाम कुछ गिनी चुनी घटनाओं से तय होंगे। अपनी रणनीति ऐसी बनाएं कि आप इन चरम घटनाओं का फायदा उठा सकें और उनके नुकसान से बच सकें। औसत पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित न करें। उन बाहरी घटनाओं के प्रभाव को समझें और उनके लिए तैयार रहें। हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? कभी गहराई से सोचा है इस सवाल पर? पहला और सबसे सीधा जवाब मन में आता है, अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य। बिल्कुल सही, ये सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह है। फिर दूसरा जवाब आता है अपनी इच्छाएं और शौक पूरे करने के लिए। एक अच्छी कार खरीदना, छुट्टियों पर विदेश जाना, नवीनतम गैजेट्स लेना, अपने परिवार को बेहतर जीवन देना, ये भी ठीक है। ये जीवन को थोड़ा और आरामदायक और आनंददायक बनाते हैं। लेकिन क्या पैसा कमाने का उद्देश्य यहीं खत्म हो जाता है? क्या यही सब कुछ है जो पैसा हमें दे सकता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा जो सबसे बड़ी, सबसे कीमती चीज खरीद सकता है, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। वो है अपने समय पर नियंत्रण, वो है विकल्प, वो है स्वतंत्रता। यह वो स्वतंत्रता है कि आप सुबह उठें और यह सोच सकें, आज मेरा क्या करने का मन है, ना कि यह सोचने पर मजबूर हों, आज मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये वो स्वतंत्रता है कि आप वो काम कर सकें जिसे करने में आपको आनंद आता है, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, भले ही उसमें पैसा थोड़ा कम हो। ना कि वो काम जो आप सिर्फ इसलिए करने पर मजबूर हैं क्योंकि आपको महीने के अंत में बिल भरने हैं। ये वो स्वतंत्रता है कि जब आपका बच्चा बीमार हो या आपके परिवार को आपकी ज़रूरत हो, तो आप बिना नौकरी जाने या तनख्वाह कटने की चिंता किए उनके साथ घर पर रह सकें। ये वो स्वतंत्रता है कि आप जीवन में अचानक आए किसी अच्छे अवसर को हाँ कह सकें या किसी ऐसी जिम्मेदारी या बोझ को ना कह सकें जिसे आप उठाना नहीं चाहते। जरा उस एहसास की कल्पना कीजिए, उस सुकून की, उस हल्केपन की, जब आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके अपने हाथों में हो, जब बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि आप खुद अपने जीवन के फैसले ले रहे हों, जब आपके पास जीवन में चुनने के लिए विकल्प हों। पैसा जब सही तरीके से कमाया और बचाया जाता है तो आपको यही सबसे अनमोल चीज देता है, विकल्प, नियंत्रण, स्वतंत्रता। लोग अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी, लेकिन कई शोध और अध्ययन बताते हैं कि एक निश्चित आय स्तर के बाद जब आपकी बुनियादी ज़रूरतें और थोड़ी आराम की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, ज़्यादा पैसा आपकी रोज़मर्रा की खुशी, डे टू डे हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता। लेकिन वो पैसा जो आपको अपनी ज़िंदगी, अपने समय और अपने फैसलों पर ज़्यादा नियंत्रण देता है, वो हमेशा आपकी जीवन संतुष्टि और मानसिक कल्याण से गहरा जुड़ा होता है। सोचिए, एक बहुत ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी जिसमें आपको अपने लिए बिल्कुल समय न मिलता हो, आपका बॉस हमेशा आपके सर पर सवार रहता हो, तनाव का स्तर बहुत ज़्यादा हो। क्या वो नौकरी आपको सच में अमीर महसूस कराती है, या एक ऐसी स्थिति जहां आप शायद थोड़ा कम कमा रहे हो लेकिन आपके पास अपने समय पर पूरा नियंत्रण हो? आप शाम को अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हो, आप वीकेंड पर अपने शौकत पूरे कर सकते हो, आप बिना किसी डर के अपनी राय रख सकते हो। क्या वो स्थिति आपको ज़्यादा धनी महसूस नहीं कराएगी? असली दौलत वो नहीं है जो दूसरों को दिखती है। आपकी महंगी कार, आपका बड़ा घर, आपके ब्रांडेड कपड़े, ये सब तो खर्च हो चुका पैसा है, ये दिखावा है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, वो वित्तीय संपत्तियां जो आपने बचाई हैं, सही जगह निवेश की हैं और जो चुपचाप आपके लिए काम कर रही हैं, जो आपको भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता देंगी। वो आपका आपातकालीन कोष है, वो आपका रिटायरमेंट के लिए जमा किया गया पैसा है, वो आपके निवेश हैं जो आपको निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम दे रहे हैं। इसलिए जब आप अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें तो सिर्फ रुपयों के आंकड़ों के पीछे मत भागें। यह भी सोचें कि वो पैसा आपको क्या करने की आज़ादी देगा। अपने क्यों को हमेशा स्पष्ट रखें। क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं ताकि दुनिया घूम सकें? क्या आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना जुनून पूरा करना चाहते हैं? क्या आप बस अपने जीवन में थोड़ा कम वित्तीय तनाव चाहते हैं ताकि रात को चैन की नींद सो सकें? पैसे के मनोविज्ञान का 7वां सबक। पैसे का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपकी जिंदगी और आपके
समय पर नियंत्रण हासिल करना है। स्वतंत्रता ही असली दौलत है। अपने पैसे को इस तरह से प्रबंधित करें कि वो आपको बड़ी कार या बड़े घर से पहले अपने समय को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी खरीद कर दे सके। क्या आपने कभी सड़क पर कोई बहुत महंगी शानदार कार देखी है? मान लीजिए कोई चमचमाती हुई फेरारी या लैम्बोर्गिनी। उसे देखकर आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? ज्यादातर संभावना है कि आप सोचते हैं, वाह क्या जबरदस्त कार है, या शायद काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। आप उस कार की बनावट, उसके डिजाइन, उसकी स्पीड की कल्पना करते हैं, लेकिन क्या आप उस कार को चलाने वाले ड्राइवर के बारे में उतनी ही शिद्दत से सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं, वाह ये ड्राइवर कितना सफल, कितना प्रभावशाली और कितना कूल होगा? आमतौर पर नहीं। हमारा ध्यान कार पर जाता है, ड्राइवर पर नहीं। हम कार की प्रशंसा करते हैं। हम मन ही मन कल्पना करते हैं कि अगर हमारे पास वो कार होती तो लोग हमें कितना सराहते, कितना सम्मान देते। लेकिन जब हम दूसरों को वो कार चलाते हुए देखते हैं तो हम उन्हें नहीं बल्कि कार को सराहते हैं और उस कार को अपनी इच्छाओं का पैमाना बना लेते हैं। इसे मॉर्गन हाउसल कार में आदमी का विरोधाभास कहते हैं। हम महंगी चीजें अक्सर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे लोग हमें ज्यादा सम्मान देंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें ज्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अक्सर उन चीजों की प्रशंसा करते हैं, हमारी नहीं। वो उन चीजों को देखकर हमारे बारे में सोचने के बजाय उन चीजों को अपने लिए एक मानक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या सोचते हैं कि वो चीज उनके पास होती तो कैसा होता। यह एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक जाल है। हम दूसरों की स्वीकृति और सम्मान पाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इस तरीके से वो हमें शायद ही कभी मिलता है। असली सम्मान और प्रशंसा आपके चरित्र से आती है, आपकी दयालुता से, आपकी विनम्रता से, आपकी बुद्धिमत्ता से, आपकी उदारता से, ना कि आपकी महंगी घड़ी या बड़ी कार से। तो अगली बार जब आप कोई बहुत महंगी चीज खरीदने का सोचें, खासकर सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी, तो एक पल रुककर इस कार में आदमी के विरोधाभास को जरूर याद कर लीजिएगा। अब एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक झुकाव की बात करते हैं। निराशावाद का आकर्षण आपने गौर किया होगा कि बुरी खबरें अच्छी खबरों के मुकाबले हमारा ध्यान ज्यादा खींचती है ना? शेयर बाजार में भारी गिरावट की सुर्खियां, अर्थव्यवस्था के डूबने की भविष्यवाणियां, नौकरियों के जाने की खबरें, ये हमें ज्यादा वास्तविक, रियल, ज्यादा जरूरी और ज्यादा विश्वसनीय लगती हैं। दूसरी तरफ आशावादी बातें, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बाजार लंबी अवधि में ऊपर ही जाएगा, नई तकनीकें जीवन को बेहतर बनाएंगी, अक्सर हमें थोड़ी हवाई या किसी बेचने वाले की सेल्स पिच जैसी लगती है। निराशावादी होना अक्सर ज्यादा बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति कहता है सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सावधान रहो, वो हमें ज्यादा समझदार, ज्यादा तैयार और ज्यादा यथार्थवादी लगता है। और जो कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वो हमें थोड़ा भोला या अनजान लगता है। इसके पीछे शायद हमारे विकास क्रम का हाथ हो सकता है। हमारे पूर्वजों के लिए जीवित रहने के लिए खतरों जैसे शेर का आना को पहचानना और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, अवसरों जैसे कहीं फल मिलना को पहचानने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए हमारा दिमाग नकारात्मक जानकारी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गया। लेकिन वित्त और निवेश की दुनिया में यह निरंतर निराशावाद आपको पंगु बना सकता है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि बाजार बस अब गिरा, अब क्रैश हुआ, तो आप कभी हिम्मत करके निवेश ही नहीं कर पाएंगे। आप कंपाउंडिंग के जादू से मिलने वाले लंबी अवधि के लाभों से वंचित रह जाएंगे। देखिए, यह सच है कि मुश्किलें आती हैं, बाजार गिरते हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, नौकरियां आ जाती हैं। ये जीवन और अर्थव्यवस्था के चक्र का हिस्सा हैं। इन्हें नजरअंदाज करना मूर्खता होगी। लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो यह भी उतना ही बड़ा सच है कि मानव जाति ने हमेशा प्रगति की है। हर संकट, हर मंदी के बाद रिकवरी आई है और अर्थव्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। तकनीक बेहतर हुई है, जीवन स्तर ओवरऑल में सुधार हुआ है। आशावाद, एक यथार्थवादी आशावाद जो समस्याओं को स्वीकार करता है लेकिन समाधान खोजने की क्षमता में विश्वास रखता है, ही लंबी अवधि में प्रगति का इंजन रहा है। निराशावाद ये मान लेता है कि आज जो समस्याएं हैं वो स्थायी हैं, वो हमेशा रहेंगी और उनका कोई समाधान नहीं निकलेगा। जबकि आशावाद ये मानता है कि समस्याएं आएंगी, चुनौतियां होंगी,
लेकिन इंसान सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से उनसे निपटने और उन्हें हल करने का तरीका ढूंढ लेगा। पैसे के मनोविज्ञान का 8वां सबक। महंगी चीजों के जरिए दूसरों से सम्मान पाने की कोशिश अक्सर व्यर्थ होती है, और निराशावाद की ओर अपने स्वाभाविक झुकाव को पहचानें और उसे संतुलित करें। आशावाद शायद सुनने में उतना स्मार्ट या कूल न लगे, लेकिन लंबी अवधि में इतिहास गवाह है कि वही सही साबित होता है। प्रगति धीमी जरूर हो सकती है, पर होती जरूर है, और मुश्किलें अक्सर स्थायी नहीं होती। वित्त की दुनिया में अक्सर तार्किक होने पर बहुत जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि पैसे से जुड़े फैसले पूरी तरह से तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए। भावनाओं का उनमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। निर्णय गणितीय रूप से इष्टतम होने चाहिए, यानी जो सबसे ज्यादा रिटर्न दें या सबसे कम लागत वाले हों। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम हमेशा हर परिस्थिति में 100% तार्किक नहीं हो सकते, और शायद होने की जरूरत भी नहीं है। मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक अवधारणा पेश करते हैं। तर्क संगत होना तार्किक होने से ज्यादा बेहतर है। तार्किक निर्णय वो है जो शायद किसी एक्सेल स्प्रेडशीट पर गणितीय विश्लेषण के आधार पर सबसे अच्छा दिखाई देता है, लेकिन तर्क संगत निर्णय वो है जिसे आप वास्तव में लंबे समय तक निभा सकें, जिसके साथ आप सहज महसूस करें, और जिसके कारण आपकी रातों की नींद हराम ना हो। उदाहरण के लिए, गणितीय रूप से लंबी अवधि में अधिकतम रिटर्न पाने के ले लें। शायद यह तार्किक हो सकता है कि आप अपना सारा निवेश 100% इक्विटी शेयर बाजार में करें, खासकर अगर आप युवा हैं और आपके पास लंबा समय है। लेकिन अगर बाजार में अचानक 30-40% की भारी गिरावट आ जाए, जो कि समय समय पर आती है, और आप इस गिरावट को देखकर इतना घबरा जाएं, इतना तनाव स्ट्रेस ले लें कि डर के मारे अपने सारे शेयर भारी नुकसान में बेच दें, तो वो तार्किक रूप से सर्वश्रेष्ठ रणनीति आपके लिए पूरी तरह से बेकार साबित हुई। आपने सबसे बड़ी गलती कर दी, आप नुकसान को स्थायी बना बैठे। वहीं दूसरी ओर एक तर्क संगत दृष्टिकोण शायद ये हो सकता है कि आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपनी मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए इक्विटी के साथ साथ थोड़ा पैसा कम जोखिम वाले साधनों जैसे कि डेट फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में भी निवेश करें। भले ही इससे आपके कुल रिटर्न थोड़े कम क्यों ना हो जाए, लेकिन इस मिले जुले निवेश से आपका कुल पोर्टफोलियो कम अस्थिर होगा। बाजार की बड़ी गिरावट के समय आपको शायद कम डर लगेगा, आप कम घबराएंगे, और ज्यादा संभावना है कि आप अपने निवेश प्लान पर टिके रहेंगे। लंबी अवधि में यह कम तार्किक दिखने वाली रणनीति आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकती है, क्योंकि आप उसे निभा पाए, आप खेल में बने रहे। क्या आपने कभी कोई ऐसी डाइट फॉलो करने की कोशिश की है जो स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट थी, सारे पोषण संबंधी मानदंडों पर खरी उतरती थी, लेकिन इतनी ज्यादा सख्त और उबाऊ थी कि आप उसे 2 दिन से ज्यादा नहीं निभा पाए? और फिर क्या आपने कभी कोई ऐसी डाइट अपनाई जो शायद उतनी परफेक्ट नहीं थी, थोड़ी लचीली थी, लेकिन आप उसे लगातार कई महीनों तक निभा पाए और आपको अच्छे नतीजे भी मिले? वित्त और निवेश में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। सबसे अच्छी निवेश योजना वो नहीं है जो कागज पर सबसे अच्छी दिखे। सबसे अच्छी योजना वो है जिसे आप अपनी परिस्थितियों और अपने स्वभाव के अनुसार लंबे समय तक लगातार निभा सकें। और हम आखिर कौन सी योजना निभा पाते हैं? अक्सर हम वही योजना या रणनीति अपनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं जो हमारे मन में पैसे, निवेश और दुनिया को लेकर बनी कहानियों से मेल खाती है। हम सब जाने या अनजाने अपने मन में पैसे को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर, निवेश के जोखिमों और अवसरों को लेकर कुछ गहरी जड़ें जमाई हुई कहानियां या मान्यताएं पाल कर रखते हैं। जैसे शेयर बाजार तो सट्टा है, इसमें पैसा डूबता ही है। असली निवेश तो सिर्फ जमीन या सोना ही है, बाकी सब हवा हवाई है। मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, मुझसे हिसाब किताब नहीं होता। अमीर लोग तो बस किस्मत वाले होते हैं, क्या जरूर कुछ गलत करते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा जोखिम लेना ही पड़ता है। सुरक्षित रहकर अमीर नहीं बना जा सकता। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, या इसके विपरीत पैसा ही सब कुछ है। ये कहानियां, ये मान्यताएं हमारे वित्तीय व्यवहार और हमारे फैसलों को बहुत ही गहरे और शक्तिशाली तरीके से प्रभावित करती हैं। अगर आपके मन में यह कहानी बैठी हुई है कि शेयर बाजार सट्टा है, तो आप शायद कभी भी इक्विटी में निवेश करने का आत्मविश्वास नहीं जुटा पाएंगे, चाहे आपको कितने भी आंकड़े और तथ्य क्यों ना दिखा दिए
चाहे कि लंबी अवधि में इसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आपकी कहानी ये है कि मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, तो आप शायद कभी सीखने या जिम्मेदारी लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे या इस विषय से बचेंगे। ये कहानियां कहाँ से आती हैं? ये हमारे बचपन के अनुभवों से आती हैं, हमारे माता पिता के पैसे को लेकर रवैये से आती हैं, हमारे दोस्तों और समाज की बातों से आती हैं, मीडिया और फिल्मों में पैसे को जैसे दिखाया जाता है उससे आती हैं। ये हर जगह से धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बस जाती हैं। पैसे के मनोविज्ञान का 9वां सबक, हमेशा 100% तार्किक होने की कोशिश में खुद को परेशान न करें। तर्क संगत बनने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी वित्तीय रणनीति चुनें जिसके साथ आप भावनात्मक रूप से सहज हों और जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, पैसे को लेकर अपने मन में चल रही अपनी कहानियों को पहचानें और उनका विश्लेषण करें। क्या वो कहानियां आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं या आपको पीछे खींच रही हैं? अगर वो आपको रोक रही हैं, तो शायद उन पर सवाल उठाने और उन्हें बदलने का वक्त आ गया है। तो आज के इस सफर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पैसा और वित्त सिर्फ नंबरों, चार्ट्स और फॉर्मूलों का खेल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा मनोविज्ञान का, हमारे व्यवहार का, हमारी भावनाओं का, हमारी सोच का खेल है। हमने जाना कि हर कोई पैसे को अपने अनूठे अनुभवों और नजरिए के चश्मे से देखता है, इसलिए कोई भी पागल नहीं है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और खुद के प्रति जागरूकता जरूरी है। हमने भाग्य और जोखिम की अनदेखी लेकिन शक्तिशाली भूमिका को समझा और इसके इंद्री के लिए विनम्रता और जोखिम प्रबंधन की अहमियत को जाना। हमने पर्याप्त की खूबसूरती को पहचाना और हेडोनिक ट्रेडमिल ऑफ सामाजिक तुलना के कभी न खत्म होने वाले जाल से बचने की जरूरत को समझा। हमने चक्रवृद्धि के जादू को देखा, लेकिन यह भी समझा कि उस जादू को काम करने देने के लिए धैर्य और निरंतरता की कीमत चुकानी पड़ती है। हमने अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का महत्वपूर्ण अंतर जाना और समझा कि लंबी अवधि की सफलता के लिए उत्तरजीविता, सर्वाइवल यानी खेल में टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने टेल इवेंट्स यानी चरम घटनाओं की असाधारण शक्ति को देखा, जो औसत से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं, और उनके लिए तैयार रहने की आवश्यकता को समझा। हमने महसूस किया कि पैसे का असली और शायद सबसे बड़ा मकसद भौतिक चीजों से ज्यादा स्वतंत्रता हासिल करना है, अपने समय और अपने जीवन पर नियंत्रण पाना। हमने कार में आदमी के विरोधाभास और निराशावाद के आकर्षण जैसे मनोवैज्ञानिक जालों को पहचाना, जो हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। और आखिर में हमने समझा कि हमेशा गणितीय रूप से तार्किक, रैशनल होने के बजाय व्यावहारिक रूप से तर्क संगत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पैसे को लेकर हमारे मन में बनी कहानियों को समझना और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलना कितना जरूरी है। ये सब बातें, ये सिद्धांत, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये असल में आपकी सोच में, आपके नजरिए में एक बदलाव लाने का प्रयास है। ये पैसे के साथ आपके रिश्ते को ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा शांत और ज्यादा समझदार बनाने का एक तरीका है। जरा सोचिए, अगर आप इनमें से सिर्फ कुछ बातों को भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दें, तो क्या बदल सकता है? शायद आप पैसों को लेकर थोड़ा कम तनाव लेंगे, शायद आप थोड़े बेहतर, ज्यादा सोचे समझे वित्तीय निर्णय लेंगे, शायद आप थोड़ा ज्यादा पैसा बचा पाएंगे या उसे समझदारी से निवेश कर पाएंगे, शायद आप बाजार के उतार चढ़ाव में थोड़ा ज्यादा धैर्य रख पाएंगे, शायद आप जो आपके पास है उसमें थोड़ा ज्यादा पर्याप्त महसूस करेंगे, शायद आप अपनी जिंदगी में थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। और यह थोड़ा थोड़ा बदलाव समय के साथ चक्रवृद्धि होकर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक फर्क ला सकता है, ना सिर्फ आपके बैंक बैलेंस में, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आपकी जिंदगी की गुणवत्ता में, आपकी मानसिक शांति में और आपकी सच्ची खुशी में। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, हमारी अपनी कमजोरियां हैं, हमारी अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियां हैं, लेकिन हमारे पास आत्म जागरूकता और सीखने की अद्भुत क्षमता भी है। हम अपने व्यवहार को समझ सकते हैं, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। अपने पैसे का प्रबंधन करना सीखना निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को लेकर अपने मन का, अपनी सोच का, अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना सीखना। क्योंकि आपकी वित्तीय सफलता और उससे भी बढ़कर आपकी वित्तीय शांति की असली चाबी आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट में नहीं, आपके अपने दिमाग में है। तो आज से जब भी आप पैसे से जुड़ा कोई फैसला लें, तो एक पल रुककर सोचें, उस फैसले के पीछे काम कर रही अपनी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें।
अपने डर को पहचानें, अपनी उम्मीदों को समझें, अपनी मान्यताओं या कहानियों पर सवाल उठाएं। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करें, धैर्य रखें और हमेशा याद रखें, पैसा एक बहुत शक्तिशाली साधन है। इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, अपने सपनों को पूरा करने और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए समझदारी से इस्तेमाल करें, ना कि इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने दें और अपनी शांति छीनने दें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया इसे एक लाइक दें। इससे हमें पता चलता है कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना हम सबके लिए ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी फाइनेंस, मनोविज्ञान और एक बेहतर, ज़्यादा समझदार जीवन जीने से जुड़े ऐसे ही जानकारीपूर्ण और गहरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अपनी धन मनोविज्ञान, मनी साइकोलॉजी को समझना एक बेहतर, अधिक स्वतंत्र और अधिक शांतिपूर्ण कल की दिशा में पहला कदम है। आपकी इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं।